डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोकैरियोटिक में। तो आइए देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो डीएनए रेप्लिकेशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। तो आइए देखते हैं कि ई कोलाई का, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ई कोलाई का। तो ई कोलाई का डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है तो उसके पास एक ओरिसाइड होता है और ओरिसाइड में बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आइए हम समझते हैं ओरिसाइट है क्या एक्चुअली। तो अगर इस सीक्वेंस को हम इस फॉर्म में लिख दें तो यहाँ पे आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिलेंगे। एक है डीयूई साइट, इसे हम बोलते हैं डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट, जहां पे डीएनए अनबाइंड करेगा। और एक आपको यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा डार, सो दिस इज कॉल्ड एज डीएनए असेंबली रीजन। अब आइए देखते हैं इसको हम, जो आपका ये DUE रीजन है जिसे हम बोलते हैं डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जिसे हम बोलते हैं AT रिच रीजन। और एक ये जो रीजन है इसको बोलते हैं 13 मर। यहाँ पे 13 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 80 रिच होते हैं। तो यहाँ पे 13 मर, दूसरे रीजन में भी 13 न्यूक्लियोटाइड, थर्ड रीजन में भी 13 न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि ये 80 रिच होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है 13 मर। ये कहलाते हैं डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट। अब आइए देखते हैं डार। सो डीएनए असेंबली रीजन को हम देख लेते हैं। इसमें चार इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जिसे हम बोलते हैं R1, R5, R2 एंड R4। और इन्हें हम बोलते हैं 9 मर्स। जो R1 होगा यहाँ पे जो है 9 न्यूक्लियोटाइड होंगे जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं TG, TG, AA, TAA। So this is the specific sequence which is in the R1, R5, R2 and R4 region। और यहाँ R1 और R5 के बीच में एक रीजन होता है IHF, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर बाइंडिंग साइट। ये एक्चुअली इनहांस करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। और ये जो R1, R2 और R4 साइट है, ये है डीएनए बाइंडिंग साइट, हाई एफिनिटी। यहाँ पे R1, R2, R4 पे आपका जो डीएनए है वो ज्यादा एफिनिटी रखता है बाइंड होने के लिए, और यहीं पे आपका डीएनए आकर बाइंड होता है। और यहाँ पे एक और सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं FIS सीक्वेंस। FIS सीक्वेंस एक्चुअली क्या करता है, ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है रेप्लिकेशन को। और अगर डीएनए बाइंड हो जाता है यहाँ पे R1, R2, R4 पे, तो दोनों मिलकर साथ में पॉजिटिव रेगुलेट करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन को इनहांस करेंगे। जो 13 मर है आपका और ये 9 मर है, कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं ओरिसाइट। यही मिलकर बनाते हैं ओरिसाइट। बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जो आपके 9 मर्स होते हैं, जो मैंने चार रीजन ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, R1, R5, R2 एंड R4। तो जैसा कि मैंने बताया था, R1, R2 और R4 पे सबसे पहले क्या करेगा, आपका डीएनए प्रोटीन आएगा और बाइंड करेगा। डीएनए जो होता है दो फॉर्म में होता है, एक तो डीएनए ATP के साथ बंधा हुआ होगा, एक डीएनए जो है ADP के साथ बंधा हुआ होगा। तो जो डीएनए ATP के साथ होगा, डीएनए ATP के साथ होगा, वो एक्टिव फॉर्म होगा, इमीडिएटली जाके यहाँ पे आकर बाइंड कर जाएगा। तो R1, R2, R4 पे बाइंड करेगा। अब जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा, इसकी कॉइलिंग हो जाएगी। तो अब जैसे जब बाइंड हो रहा है तो कॉइलिंग हो जाएगी। तो एक अब जैसे ये आपका डीएनए प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होगा, बाइंड होते ही एक टोपोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा होगा यहाँ पे डीएनए में, और ये जो 13 मर है यहाँ पे ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 13 मर आपका है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाइंडिंग ऑफ डीएनए प्रोटीन लीड्स टू द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जैसे मैंने बताया कि 13 मर है और 9 मर है। 13 मर्स में 3 रीजन मैंने बताया। तो होगा क्या, यहाँ पे जो 9 मर्स हैं, जो बाइंडिंग साइट ऑफ डीएनए प्रोटीन है, वो R1, R2, R4 है। यहाँ पे होगा क्या, आपका डीएनए ATP के साथ आएगा। इसको एनर्जी की जरूरत है बाइंड होने के लिए, तो ATP यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो डीएनए आके यहाँ पे R1, R2 और R4 पे बाइंड करेगा। तो बाइंडिंग जैसे ही इसकी होगी तो उस हिस्से का, यानी उस डीएनए पार्ट का जो है, आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये होगा क्या, इसकी कॉइलिंग हो जाएगी। ये क्या करेंगे, कॉइल बना लेंगे, इस तरीके की कॉइलिंग हो जाएगी।
अब कॉइलिंग जब होगी तो कॉइलिंग होते ही एक टोपोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा होगा इस पार्ट जो 13 है, जो 13 हिस्सा है यहाँ पे एक टोपोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा होगा जिससे ये ओपन होने के लिए रेडी हो जाएगा या ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओपन होने के लिए होगा क्या यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है बंधा हुआ है एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ, तो होगा क्या यहाँ पे ये ओपन होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि डीना ए प्रोटीन बाइंडिंग टू द 9 विल लीड टू द टोपोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन 13। जब टोपोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा होगा तो ये ओपनिंग के लिए रेडी हो जाएंगे या ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही जो ओपन होगा तो वहां पे एक प्रोटीन होता है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है क्या करेगा, आकर जो ओपन हुआ ये फॉर्म यहाँ पे आके चिपक जाएगा। अब चूंकि मैंने बताया कि जैसे ही DNA ये बाइंड हो रहा है और आपका 13 ओपन हो रहा है, ओपन होते ही सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो जाएंगे ताकि ये वापस से जुड़ ना सके, वापस से जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने और ये इसी फॉर्म में रहें। तो अब जैसे ही ये ओपन फॉर्म में रहेंगे आपका DNA B और C आएगा जो कि यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हेलिकेज। तो होगा क्या, इसमें दो हिस्सा है, प्रोटीन के दो हिस्से हैं, एक तो डीना बी है, एक डीना सी है। तो ये जो डीना सी होता है उसे हम बोलते हैं हेलिकेज लोडर। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हेलिकेज बाइंड होने से पहले भी बाइंड हो सकता है, उसके बाद भी बाइंड हो सकता है। तो जैसे ही टोपोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा हुआ, डीएनए ओपन होने के लिए तैयार हुआ, आपका डीएनए ओपन होते ही सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड होता है और इसे स्टेबलाइज कर देता है ताकि रीबाइंड ना हो पाए। और यहाँ पे हेलिकेज लोडर जो डीएनए सी है ये आता है डीएनए बी को लेकर और यहाँ पे लोड कर देता है इस पॉइंट पे जहाँ पे ओपनिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी आपका एक प्रोटीन यहाँ पे भी आ जाएगा, डीना सी रहेगा और बी रहेगा। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जैसे ही डीना बी यहाँ पे लोड हो जाएगा तो ओपनिंग ऑफ फॉर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ओपनिंग ऑफ फॉर्क स्टार्ट होगा, यहाँ पे इमीडिएटली एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं डीना जी, डीएनए जी भी बोलते हैं, जिसे कहा जाता है प्राइमेज। प्राइमेज आकर क्या करेगा कि जहां पे आपका हेलिकेज बाइंड हुआ है उसके जस्ट जो स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड पे ही एक बाइंड होकर इमीडिएटली क्या करेगा, एक छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट बनाएगा जिसे हम बोलते हैं प्राइमर। एज ए प्राइमर ये यूज होगा और नया डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, जो बनेगा यहाँ पे ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम। तो 3 प्राइम की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। अब जैसे ही प्राइमेज आता है, आपका प्राइमर ऐड होता है, ऐड होने के बाद यहाँ पे आपका आएगा पॉलीमरेज 3। तो पॉलीमरेज 3 के पास होता है बीटा क्लैम्प। पॉलीमरेज 3 जो होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसकी अलग बात कर लेंगे डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो बीटा क्लैम्प होता है, ये बीटा क्लैम्प डीएनए पॉलीमरेज को लोड करता है और ये डीएनए पॉलीमरेज इस पॉइंट पे जहां पे प्राइमर का 3 प्राइम एंड है वहां पे अटैच हो जाता है। सेम यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे अटैच हो जाता है और यही कहलाता है आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो गया, डीना बी या इसको हेलिकेज कह लें, ये बाइंड हो गया, आपका प्राइमेज आकर प्राइमर लगा दिया और आपका पॉलीमरेज आकर बाइंड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब समझते हैं डीएनए इलॉन्गेशन को। जैसा कि पहले स्लाइड में आपने देखा था कि प्राइमेज आता है, आपका प्राइमर यहाँ पे डाल देता है और प्राइमर यहाँ पे डाल दिया गया और आपका जो है पॉलीमरेज आकर यहाँ पे लोड हो गया। ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था। अब इसके बाद इलॉन्गेशन में क्या होगा, प्राइमर जो ऐड हुआ, प्राइमेज आया, प्राइमर से डाला, वो यहाँ से हट गया। तो जैसे ही ये हटेगा तो इलॉन्गेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका है लैगिंग स्ट्रैंड है जिसपे डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन होगा और ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है जिसपे कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होगा। तो अब होगा क्या, यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे अगर डीएनए देखें तो ये 3 प्राइम एंड है, तो जो नया यहाँ पे आएगा वो 5 प्राइम एंड होगा। तो ये आपका 5 प्राइम होगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये 5 प्राइम में 3 प्राइम ये है, तो इधर डीएनए ऐड होना, नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो डीएनए पॉलीमरेज करेगा क्या यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट करेगा, अप टू 1200 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करेगा और वापस से स्टॉप हो जाएगा। यहाँ वापस आपका प्राइमेज आएगा, फिर से एक नया छोटा सा प्राइमर ऐड करेगा और जब प्राइमर ऐड होगा तो वापस से डीएनए पॉलीमरेज आपका यहाँ पे आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे फिर से नया न्यूक्लियोटाइड बनाना स्टार्ट करेगा। ऐसे तो डिसकंटिन्यूअस मेथड में स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बीच बीच में ऐड होते चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमर। तो होगा क्या यहाँ पे, इसको हम डिसकंटिन्यूअस मेथड बोलते हैं। तो अब जब ऐसे ऐड होते चले जाएंगे तो अब प्राइमर को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और रिमूव कर देगा प्राइमर को, और प्राइमर जैसे रिमूव होगा वहां पे आएगा डीएनए लाइगेज और इन दोनों फ्रेगमेंट को लाइगेट कर देगा। सो डीएनए लाइगेज आएगा, 2 ऊपर जाके फ्रेगमेंट को लाइगेट करेगा, तो ये जो है पूरा कंटिन्यूअस डीएनए यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो हमने बात कर ली लैगिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस करता रहेगा, यहाँ पे कोई ऊपर जाके फ्रेगमेंट वगैरह नहीं बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस, और लैगिंग स्ट्रैंड को बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस। अब देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जैसे कि आपने ओरिसाइट देखा था, ये आपका ई कोलाई का सर्कुलर जीनोम है, डीएनए है। ओरिसाइट था, ओरिसाइट में आपने देखा था कि यहाँ हेलिकेज आगे बाइंड हो रहा है, हेलिकेज के बाइंड होते ही जो है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हो रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन में आपका पॉलीमरेज इधर बढ़ना स्टार्ट करेगा और इस साइड से इधर बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके ये क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं टर सीक्वेंस, जहां पे टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो पॉलीमरेज 3 जो है टर सीक्वेंस को हिट करता है, तो वहां पे टस प्रोटीन होता है जो आके बाइंड हो जाता है, और ये एक तरीके का सिग्नल देता है कि अब जो है डीएनए रेप्लिकेशन एंड होना है। और जो टर सीक्वेंस होता है तो इसको हम बोलते हैं टर साइट। तो टर साइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो स्पेसिफिक जो सीक्वेंसेस यहाँ पे मैंने ये साइट बनाया है, टर साइट जो बनाया है, तो यहाँ पे 10 जो है टर साइट होते हैं जिसे हम बोलते हैं JGFBC टर साइट, और इस साइड में ADEIH टर साइट। तो टर साइट में 2 रीजन होता है, एक होता है परमिसिव साइट और एक दूसरा होता है नॉन परमिसिव साइट। टर साइट में 2 साइट होते हैं, एक परमिसिव साइट होता है, नॉन परमिसिव साइट होता है। तो जो इस तरफ से पॉलीमरेज आ रहा होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये परमिसिव साइट को हिट करता है, तो यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जब ये इस टर साइट की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, हिट करेगा नॉन परमिसिव साइट को। तो यहाँ पे आते आते क्या करेगा, ये ऐसे आ रहा है आपको पॉलीमरेज, और यहाँ पे आके नॉन परमिसिव साइट को हिट करेगा, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। और ये इधर होता हुआ जब आएगा ऐसे आपका डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करते हुए जब आएगा, तो यहाँ पे आके इस टर साइट को हिट करेगा, जहाँ पे इसको मिलेगा नॉन परमिसिव साइट, और यहीं पे आपका डीएनए पॉलीमरेज स्टॉप हो जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस एंड हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट द टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स।